नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। सुजानगढ़ में उपचुनाव होने हैं। चुनाव की सरगर्मियां धीरे धीरे तेज होने लगी हैं। सुजानगढ़ की जनता में उपचुनाव को लेकर माहौल क्या है, जानने के लिए हम लगातार तीसरे दिन सुजानगढ़ में मौजूद हैं। सुजानगढ़ के आज एक गांव में आए, वह हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो की आज यहाँ चुनावी सभा होनी है। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव में किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है। इनके प्रत्याशी को अगर जनता ने अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना तो आने वाले टाइम में सुजानगढ़ की जनता को कौन से विकास के कार्य की सौगात मिलेगी। तो आइए चलते हैं, हनुमान बेनीवाल से बात करते हैं। हमारे साथ नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल हैं, जो सुजानगढ़ उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार अपनी पार्टी का कर रहे हैं। हनुमान जी, क्या माहौल लग रहा है सुजानगढ़ की जनता? देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक तरफा चुनाव जीत रही है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई और बोखलाट के अंदर कल किसानों के साथ मारपीट भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं द्वारा की। इस तरह की हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इस तरह की हरकतें दोबारा हुई तो अंजाम भुगतना पड़ेगा बीजेपी के लोगों को, नेताओं को। और कांग्रेस जिस तरह दम भर रही है घमंड के अंदर, जैसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष टीचर्स के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और जिस तरह के हालात तो राजस्थान के अंदर बने हैं, अपराध में एक नंबर पर आ गया। भीलवाड़ा के अंदर जो घटनाएं हुई, कोलायत में हुई, नंगा नाच जो राजस्थान के अंदर हो रहा, अपराधी यहाँ एक तरीके से खुलेआम घूम रहे हैं। तो राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है। व्यवस्था परिवर्तन सुजानगढ़ और साड़ा और राजसमंद से होगा। सुजानगढ़ में आरएलपी की जीत निश्चित है। अभी सुबह के मुख्यमंत्री ने अंडरब्रिज और ओवरब्रिज की जो मांग की घोषणा की है यहाँ, जो काफी समय से जनता मांग कर रही थी, ये क्या चुनावी स्टंट को लेकर? ये तो चुनावी स्टंट है ना सारी। अभी सड़कें बन रही है नई, ये चारों कॉलेजों का नामकरण करना, ये सारी राजनीति। और क्या, उससे पहले कहाँ गए थे? जब मास्टर जी जिंदा थे तब तो अशोक गहलोत उनको मिलने का टाइम नहीं देते थे। मुझे मास्टर जी कहते थे कि गहलोत मुझे मार के ही छोड़ेगा। उस दुख में बीमार हो गए वो। एक बार सीएम का नंबर आया था उनका। आप क्या देख रहे हैं सुजानगढ़ के जो जन मुद्दे हैं, जो जिन मुद्दों पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ रही है? देखिए, हमने ताल छापर का मामला भी उठाया, रेल का जो नौका सीकर रेल लाइन का मामला भी है। खेत खेत सिंचाई का पानी सुजानगढ़ में कैसे आए, और तमाम जो पानी बिजली जैसे यहाँ वीसीआर में भरी जा रही धड़ल्ले से, इनको भी खत्म कराएंगे। मुफ्त बिजली की हम मांग कर रहे हैं, टोल मुक्त राजस्थान की, और बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, कानून का राज नहीं। इन प्रमुख मुद्दों को लेकर आरएलपी राजस्थान में बदलाव की राजनीति को लेकर लड़ाई लड़ी। निश्चित रूप से आरएलपी राजस्थान को बदलेगी और व्यवस्था परिवर्तन की जो शुरुआत है वो सुजानगढ़ की धरती से। सुजानगढ़ की जनता बार बार चाहती है कि सुजानगढ़ को जिला बनाया जाए, मांग कर रही वो है। जिले की मांग का पहले ही मैंने कह दिया कि सुजानगढ़ जिला बनाने के लिए जो संघर्ष होगा उसमें आरएलपी पूरा साथ देगी। अब आखिरी सवाल है हनुमान जी कि नागौर को आप रोल मॉडल मानते हैं। आप नागौर में इतनी साल से राजनीति कर रहे हैं, आप विधायक सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं वहाँ से, तो यहाँ की जनता को नागौर की किस मॉडल की बात दिखाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? नागौर क्या, मैं तो जोधपुर में जीता हूँ ना। मेरी सीट जोधपुर भी आरएलपी जीती है। 15 साल 57 उम्मीदवार लड़ाए थे, 9.5 लाख वोट लिए, और प्रदेश के विभिन्न कोणों के अंदर हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी चुनाव लड़ रही है। आरएलपी पे बड़ा भरोसा लोगों का है। एक तो संपूर्ण कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, जवानों को रोजगार, ये तमाम मुद्दे। विधानसभा के अंदर सड़कों में हमने लड़ाई लड़ी, ये सारे लोग इस बात पे। और खींवसर के अंदर जहाँ अंधेरा था वहाँ उजाला किया, सड़कों से लेके, अस्पताल से लेके, स्कूल से लेके, तमाम वो मामले, कॉलेज से लेके पंचायत समिति, सब जगह खींवसर में जो नहीं था वो काम किया। और यही काम नागौर के अंदर करेंगे, और यही काम सुजानगढ़ के अंदर, यही राजस्थान के अंदर करेंगे। कांग्रेस और बीजेपी के दोनों जो बड़े नेता हैं, उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो एक बार महाराणा प्रताप को लेकर बता तो दिया आपने कि गुलाब जी की तबीयत लग रहा है खराब है, और महाराणा प्रताप के लिए वो खाली जाति गई। महाराणा प्रताप एक जाति के नहीं, तो समझ जातियों के थे, उनकी सब जातियाँ सम्मान करती है। ऐसी भाषा उनके गुलाब जी को शोभा नहीं, तो उनको सार्वजनिक माफ़ी मांगनी चाहिए दोबारा से। और जो डोटासरा जी ने व्यवहार किया वो बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। और यहाँ किसानों के साथ जो अन्याय, अत्याचार, मारपीट करके भगाया, इसका अंजाम बीजेपी को भुगतना पड़ेगा यहाँ पर। अभी 2.5 महीने से आप किसान आंदोलन में लगे हुए हैं। क्या सुजानगढ़ की जनता भी किसानों के साथ, समर्थन में आपके साथ आती है? सुजानगढ़ की जनता को मेरा साथ देना चाहिए, क्योंकि मैंने देश के अंदर राजस्थान का मान सम्मान बढ़ाया, मंत्री पद को ठोकर मारी, सत्ता को ठोकर मार के मैं किसानों के साथ 2.5 महीने सड़क पर रहा, और अकेला व्यक्ति उत्तर भारत के अंदर जो एनडीए छोड़ के सड़क पर बैठा। तो सुजानगढ़ के लोगों अंतिम सवाल है, किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा ऐलान करा है कि जो टोल हैं जो पूरे बंद हो। आप भी टोल मुक्त भारत की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं, टोल मुक्त राजस्थान हो, तो इस आंदोलन के चलते सारे टोल माफ नहीं है, नागौर के भी कुछ टोल माफ नहीं है। तो मैं तो टोल माफी की बात कर रहा हूँ ना। वो तो कहीं ऐसे बैठ गए होंगे 4 आदमी, वो एक अलग है। हम चाहते हैं कि टोल मुक्त हो, मतलब टोल ना कहीं क्यों हो, टोल खत्म करो। हमारी तो टोल मुक्त की मांग आरएलपी पार्टी ने उठाई थी सबसे पहले।
ये संयुक्त किसान मोर्चा तो अब कर रहा टोल मुक्त अभी की बात। चुनाव में तीनों सीटों में अगर आपके उम्मीदवारों को जीत मिली तो जनता को क्या मिलेगा यहाँ विधानसभा में, किन फायदों, जैसे सुजानगढ़ की जनता को क्या मिलेगा? जनता क्या पूरे राजस्थान को ही मिलेगा साहब। हम लड़ाई पूरे राजस्थान जिले कॉन्स्टिट्यूंसी हर कहीं की लड़ेंगे। यहाँ के जो मुद्दे पेंडिंग है सरकार के उनको पूरा कराएंगे सारे। सुजानगढ़ के जो भी है हम बिल्कुल सुजानगढ़ के साथ है, छत्तीस कौम को साथ लेके चलेंगे। ये थे हनुमान बेनीवाल जो सुजानगढ़ में अपने प्रत्याशी सीताराम नायक जी का प्रचार प्रसार करने के लिए आए हुए हैं, जनसभाएं कर रहे हैं अपने उम्मीदवार के लिए, और बता रहे हैं कि सुजानगढ़ को जिला जो बनाने की मांग चल रही है काफ़ी समय से, उसके साथ आरएलपी पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से उसके समर्थन में है। और यहाँ के जो मुद्दे हैं, पानी का मुद्दा होगा, ताल छापर जैसे मुद्दे को उन्होंने लोकसभा में उठाया था, और जब इनके उम्मीदवार जीत कर विधानसभा में जाएंगे तो राजस्थान में एक तीसरे मोर्चे को जो अलग ताकत मिलेगी वो जनता के विकास के लिए होगी। हनुमान बेनीवाल के तूफानी दौरे सुजानगढ़ उपचुनावों को लेकर होने शुरू हो चुके हैं। यहाँ के गांव-गांव, ढाणी-ढाणियों में हनुमान बेनीवाल के दौरे होने लगे हैं। जैसा कि हमने हनुमान जी से बात की, हमारे साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जो विचारधारा है उसका आप कैसे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या लगता है कि अब की बार जनता का माहौल क्या है? ये तो ऑब्वियसली बात है जी भाई, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पक्ष में हम लोग प्रचार करने का काम कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पक्ष में जितना बेहतर से बेहतर माहौल बने, चाहे हनुमान जी हैं, चाहे हमारे एमएलएज हैं, चाहे सारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के ग्रामीण अंचल से लेकर प्रदेश तक के पदाधिकारी हैं, सब लोग अपने अपने स्तर पर तीनों विधानसभा सीटों पर पुरजोर तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि मजबूती से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़े। अब की बार इन चुनावों में जनता का रुझान, लगभग चुनाव होते हैं जनता पार्टी को देखकर वोट देती है। हमने बाजार के अंदर घूमे, गांवों के अंदर गए, लोगों की अब की बार मंशा है कि मुद्दों को लेकर वो प्रतिनिधि को चुने। तो क्या लगता है कि कौन मुद्दों की राजनीति कर रहा है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की विचारधारा, मुद्दे क्या हैं? नहीं, मुद्दों की राजनीति तो हर राजनीतिक पार्टी को करनी चाहिए राजनीतिक सुचिता के तहत, चाहे वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक कागजों में और मीडिया के सामने मुद्दों की बात होती है। मैं यही कह रहा हूँ चूंकि तीनों जगह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कोई विधायक नहीं था। 2 जगह कांग्रेस पार्टी के एमएलए थे, 1 जगह राजसमंद में भारतीय जनता पार्टी की विधायिका थी। अब सवाल ज़्यादा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं कि जिस क्षेत्र में हम लोग खड़े हैं, अभी सुजानगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी की आप लोग बात कर लो, तो मास्टर साहब बड़े नेता थे, यहाँ से कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, इससे पहले भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट उनके पास थे, कांग्रेस की सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी। उसके बाद भी क्या कारण रहा होगा कि सुजानगढ़ की जनता की बेरुखी उनके बेटे के प्रति है, कांग्रेस पार्टी के प्रति है, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले रहे। इसका कहीं ना कहीं ये कारण जरूर रहा होगा कि जिस क्षेत्र में विकास के नए आयाम छू जाने चाहिए थे सरकार में, सरकार के एमएलए, सरकार के मंत्री, कांग्रेस पार्टी की सरकार, उसके बाद भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में अभी सुजानगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी तरस रही है। तो इसका मतलब ये है कि जनता का मुंह मुड़ा हुआ है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी से भी सवालात कर रही है, कांग्रेस से भी कर रही है। बचा हुआ जो 2.5 साल का कार्यकाल है, हम मुद्दों को लेकर, हमारे प्रत्याशी को साथ लेकर गांव-गांव और ढाणी-ढाणी उनको जगाने का भी काम कर रहे हैं और जनता के सामने हमारे विजन को भी हम लोग स्पष्ट करने का काम कर रहे हैं कि 2.5 साल के कार्यकाल में हम लोग क्या करने का काम करेंगे। आप विजन का बता रहे हैं जनता को कि हमारे 2.5 साल का विजन ये है, लेकिन यहाँ की जनता का रुख ऐसा है कि वो चाहते हैं कि राज्य में उनका हाथ हो, या तो ना तो आप अब केंद्र सरकार के साथ रहे, ना आप राज्य सरकार के साथ हैं, तो फिर यहाँ की जनता को कैसे लाभ मिलेगा? वो चाहती है कि राज्य में कम से कम अपना हाथ हो। नहीं, जनता का मूड तो बदलता रहता है ना समय समय पे। वही जनता जिसने दिसंबर 2018 में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार की चाबी सौंपी थी और मई जून आते आते उन्होंने वही चाबी छीन के 25 की 25 पार्लियामेंट की सीटें और मोदी जी और अमित शाह के हाथ में थमा दी। तो जनता का मूड तो बदलता रहता है। सुजानगढ़ की हम लोग बात करें तो 2018 के इलेक्शन में लगभग 39,000 वोट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ की प्रत्याशी को पड़े थे। इसका मतलब लोगों का मानस था कि भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ हम लोग लामबंद होकर वोट डालने का काम करें। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पिछली बार कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं किया था। हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ जो 39,000 वोट मिले थे, अब उनमें बड़ा मजबूती से इजाफा होगा, क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का अपना एक कैडर है। 2.5 साल में वो जनता के बीच में गई है। अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति की आवाज़ को, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, हर जगह बुलंद करने का काम किया है। वो 38-39,000 और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो वोट हो मिल के
और कांग्रेस पार्टी को मजबूत टक्कर देने का काम करेगा। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कहीं मुझे लगता है कि कहीं दिख नहीं रही है। अभी हाल ही में आपने देखा कि कल स्मृति ईरानी का दौरा था सुजानगढ़ में, जो किसी कारणवश नहीं हो पाया, क्या वजह रही, अनुराग ठाकुर उनकी जगह ली। वहाँ पे जैसे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि कुर्सियाँ फेंकी जा रही हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं, किसानों पे को परेशान किया जा रहा है, तो ये क्या मंशा लगती है? दूसरी तरफ बीजेपी की भी ऐसी मंशा लग रही है, कांग्रेस के मंत्रियों के बयान भी ऐसे ही आ रहे हैं। क्या उपचुनावों को लेकर थोड़ी हड़बड़ी है इनमें? अजय भाई, लोकतंत्र के लिए चीज़ें ठीक नहीं हैं और विरोध करने का सबका अपना अपना एक तरीका है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के सामने भी बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली नेतृत्व के बड़े नेता, चाहे गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब हों, चाहे अर्जुन मेघवाल जी हों, चाहे अनुराग ठाकुर जी हो, सारे वो दिल्ली की सरकार के हिस्से में और कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में, कोई राज्य मंत्री के रूप में उनका विरोध था, नहीं कि यहाँ की लोकल बीजेपी की लीडरशिप का विरोध था। और वो तीनों जो किसानों के जो कानून हैं, उनके विरोध में कई लोग ऐसे हैं कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं खेमाराम जी, उनसे बहुत नाराजगी है लोगों की। मैं यही कह रहा हूँ कि हर चुनाव में, चाहे दिल्ली के मुद्दे हों, चाहे स्टेट के मुद्दे हों, चाहे क्षेत्रीय मुद्दे हों, हर चुनाव में ये चीज़ें हावी होती हैं। पर लोकतंत्र में विरोध करने वालों के साथ मारपीट पे उतारू हो जाना और उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटना, ये मुझे नहीं लगता कि स्वच्छ लोकतंत्र में ये सारी चीज़ें ठीक है। ये एक तरीके से लोकतांत्रिक प्रणाली की हत्या करना जैसा काम है। जैसे कि भारत में सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, जिसमें काफ़ी समय से आप सक्रिय हैं, आपकी पार्टी। ये उसी का रिएक्शन था जो कल भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के नेताओं के खिलाफ जो काले झंडे दिखाए गए थे, ये उसी की क्रिया की प्रतिक्रिया थी। जो आज 300 से ज़्यादा किसान शहादत दे चुके हैं दिल्ली के बॉर्डरों पे। और मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन जो इतने लंबे समय से इतने पीसफुली तरीके से चल रहा है, आज लगभग 4.5 महीने से ऊपर होने को आ गए हैं और अब तक सरकार के कानों में जूं नहीं रेंगना इस बात की ओर इशारा करता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली नेतृत्व ने किसानों को अलग थलग रखा हुआ है। नहीं, अभी क्या उस असर का, उस कानून बिलों के खिलाफ जो किसान बैठे हैं दिल्ली के बॉर्डरों पे, काफ़ी समय तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी वहाँ रही, दावा करते थे लाखों की तादाद में हम किसान लेके जाएंगे। क्या फिलहाल भी वो लाखों की तादाद आपकी बॉर्डरों पर बैठी है? नहीं, हमने समर्थन देने का काम किया। एक मैसेज जी ने बड़े कहा है कि मैं लाखों की तादाद में किसानों को बॉर्डर, दिल्ली के बॉर्डरों पे लेके। वो लाखों की थी कि हजारों की थी, ये गिनने का काम तो IB इंटेलिजेंस का और आप जैसे पत्रकारों का है। चूँकि हम पार्टी के नेता हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे से जितनी बन पाता है उतना हमने किसानों के समर्थन में करने का काम किया। अब वो संख्या सैकड़ों में थी, हजारों में थी, लाखों में थी, पर शाहजहाँपुर खेड़ा बॉर्डर पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तमाम नेता, अपने तीनों MLAs, आदरणीय सांसद साहब, हनुमान जी के नेतृत्व में सारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यूनाइट होकर किसानों के समर्थन में वहाँ जाके बैठी थी। आप समर्थन में बैठे हैं पूरी राजस्थान की 3 विधायक और कानूनों के खिलाफ जो NDA अलायंस में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी थी, उसने अपने आप को अलग करने का काम किया है। जो संसद की समितियों में थे आदरणीय MP साहब, उन्होंने अपने आप को अलग करने का काम किया। हर मोर्चे पर दिल्ली की सरकार के खिलाफ किसानों के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी खड़ी। बिल्कुल, आपने कई दिनों तक किसानों के साथ वहां दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे, लेकिन अब जो किसान आंदोलन में आपका भी सहयोग रहा है, कांग्रेस कह रही है कि हम भी किसानों के, हमारा तिनका भर रहा हो पर सहयोग नहीं, बात मैं कि कांग्रेस भी बिलों के विरोध में है, तो सुजानगढ़ के अंदर सुजानगढ़ की जनता किसानों को लेकर किसकी तरफ होगी, कांग्रेस की या फिर RLP की? क्योंकि दोनों मुझे लगता है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ होगी। वो इसलिए होगी कि स्टेट में कांग्रेस की सरकार है। चाहे आप देखिए, आम आदमी आंकड़ों के मायाजाल को ज़्यादा नहीं समझता है। चाहे आप बेकारी की बात करें, चाहे बेरोजगारी की बात करें, चाहे भ्रष्टाचार की बात करें, चाहे बलात्कार के जिस तरीके से दिन ब दिन मामले आए हैं, पुलिस महकमे के लोग जिस तरीके से, जिनके हाथ में हथियार के रूप में बंदूक और लाठी होनी चाहिए थी, वो कंडोम लेकर हवस के पुजारी बने हुए बैठे। थानों में जिस तरीके से बलात्कार हो रहा है, हॉस्पिटल के ICU बेड पे जिस तरीके से जो बलात्कार करने का प्रयास किया गया है, सरेआम तस्करों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की जाती है, पुलिस के जवानों को शहीद किया जाता है, ये सारी चीज़ें, बड़े बड़े अपराधी जो उनके हौसले बुलंद हैं, भ्रष्टाचार, आज राजस्थान की सरकार में शिष्टाचार बना हुआ है। हर मुद्दे पे 5 लाख लोगों को रोज़गार देने का वादा करने वाली सरकार अब तक 50,000 लोगों को रोज़गार नहीं दे पाई है। बेरोज़गारी भत्ते की बात करने वाली सरकार अब तक 1 लाख का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है 2.5 साल में। तो ये सारी चीज़ें लोग एनालिसिस तो कर रहे हैं। 10 दिन में राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी किसानों के संपूर्ण कर्ज माफ़ी का वादा करके गए थे, जो इनके घोषणा पत्र का पहला वादा था। 500 घोषणाएं घोषणा पत्र के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट जी ने की थी।
गहलोत साहब का भी उसमें हस्ती इस्माइल के साथ पोस्टर था। 500 घोषणाओं में सबसे पहली और बड़ी घोषणा किसानों के कर्ज माफ़ी की थी। मुझे नहीं लगता कि 10 दिन की बात करने वाले लोग 2.5 साल में भी वो काम पूरा कर पाए या नहीं कर पाए। तो ये सारी चीज़ें, चाहे गैस पे सब्सिडी की बात हो, चाहे हिंदुस्तान में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल पे जो टैक्स लगाया जाता है राजस्थान की सरकार, चाहे सबसे ज़्यादा महंगे बिजली के बिल यहाँ आते हो, ये सारी चीज़ें सरकार से ही जनता सवाल करेगी और सरकार से ही जनता उम्मीद करती है। मुझे नहीं लगता कि सरकार इन पे खरा उतरी, इसलिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पक्ष में माहौल भी बन रहा है और मतदान भी बढ़ चढ़ के करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोल हिंदुस्तान के लिए समय निकाला। जैसा कि आप देख रहे हैं, दोनों जो मुख्य पार्टियां हैं भाजपा और कांग्रेस, दोनों के लिए दोनों अपने मंत्री संत्रियों कैबिनेट मंत्रियों को यहाँ लगा रही है। बीजेपी अपने बड़े बड़े मंत्रियों को यहाँ लगा रही है। केंद्र से यहाँ लोग आ रहे हैं प्रचार प्रसार में। और किसानों का जो मुद्दा पूरे देश में उठा हुआ है वो सुजानगढ़ की धरती पर भी देखने को मिला, क्योंकि किसानों को लेकर उनकी सभा में ऐसी घटनाएं हुई जिनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। अब देखना होगा कि सुजानगढ़ की जनता का उपचुनाव को लेकर माहौल क्या। लगातार हमारी कवरेज जारी है कि सुजानगढ़ की जनता आखिर क्या चाहती है, किस उम्मीदवार को अपने आने वाले भविष्य की चाबी देना चाहती है। तो बने रहें आप बोल हिंदुस्तान के लिए। लगातार हमारी कवरेज माहौल क्या है जारी है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान। मैं अजय कुमार, नमस्कार।